गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियाई को, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी, डैट इज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में फर्दर हमने टाइप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमारे पास थी कोवलेंट रेडियाई, सेकंड थी हमारे पास मेटालिक रेडियाई, थर्ड हमारे पास थी वैन डेर वाल्स रेडियाई और फोर्थ थी हमारे पास आयनिक रेडियाई, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या की है, डिस्कस की है। उन वीडियोस को मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। अगर किसी ने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उन वीडियो को विजिट कर सकते हो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, टुडे जो हम करेंगे वो हम आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करेंगे। डैट इज हमारे पास क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी हमारे पास। तो सेकंड जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the isolated gaseous atom। ये हमारे पास कोई भी क्या होगा, एटम होगा। इसके अंदर एक क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियस होंगे और इस तरीके से हमारे पास शेल्स होंगे, उसमें क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, मीन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन द केस मान लो अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरीके से शेल ऐड होंगे हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक लास्ट वाले में है इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड की है वही हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। एटम भी जो आपने लेना है वो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, नॉट सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना है आपने। एटम किस फॉर्म में होगा आपके पास, गैसेस फॉर्म में होगा। अगर आपके पास कोई एटम सॉलिड फॉर्म में है तो पहले आप उसको सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करोगे और उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, गैसेस में कन्वर्ट करोगे। देन आप उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो बिल्कुल लास्ट वाले शेल से, ध्यान रखना है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मीन्स है क्या, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को? तो लूजली बाउंड मीन्स जो लास्ट वाले शेल है, देखो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत गैप है, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, डेट्स वाई इनके बीच में अट्रैक्शन वीक होगी। जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो हमारे पास क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, कोई भी हमारे पास m क्या है, यहाँ पे कोई भी एटम है वो किस फॉर्म में होना नेसेसरी है, गैसेस फॉर्म में होना नेसेसरी है। हमने उसको क्या दी, आयनाइजेशन एनर्जी का सिंबल होता है I.E। दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। इसको जब मैंने एनर्जी दी तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, लॉस हो गया है यहाँ से। तो लॉस होगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है कि अगर हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो उस एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटायन के अंदर क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपने यहाँ पे, जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो कोई भी जो एटम है वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट होगा, केटायनिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को? देन हमारे पास क्या है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है उसको। पोटेंशियल क्यों, क्योंकि एक टाइप से पोटेंशियल ही ये है कि हमारे पास कितनी हम एनर्जी दें किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो उसको हम पोटेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट करना है
तो आप इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड अप्लाई करके या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करके आप क्या कर सकते हो, इसकी एक्सपेरिमेंटली मेथड से इसकी क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। मीन्स लैब में जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इन मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम क्या करते हैं, इनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। इनके जो यूनिट होते हैं, एनर्जी का यूनिट है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी है तो एनर्जी आपको पता ही है, उसके यूनिट ऑलवेज क्या होते हैं, या तो किलो कैलोरी पर मोल होगा, या फिर हमारे पास किलो जूल पर मोल होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। तो इसके जो यूनिट हैं हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के, वो यूनिट है हमारे पास किलो कैलोरी पर मोल भी हो सकता है, हमारे पास किलो जूल पर मोल भी हो सकता है हमारे पास, और हमारे पास हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये सब इसी के ही क्या हैं, हमारे पास यूनिट हैं। जनरली किलो जूल और किलो कैलोरी फॉर्म में हम इनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है हमारे पास, लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो हमारे पास क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। देन हमारे पास है क्या, फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसमें हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास क्या, साइज ऑफ एटम, मीन्स एटम का साइज कैसा है, लार्ज है या स्मॉल है, उस पर डिपेंड करेगी। देन न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा है, कितना चार्ज है, उसके ऊपर क्या करेगी, वो हमारे पास डिपेंड करेगी। थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगी। फोर्थ है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम देखते हैं, न्यूक्लियस का नहीं, न्यूक्लियस तो फिक्स ही है हमारे पास, तो हम किसका इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का। कितना पास है, कितना दूर है, उस पर डिपेंड करेगा। देन है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे, कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी है हमारे पास। तो इन 5 फैक्टर्स पे क्या करती है, ये वैल्यू डिपेंड करती है। हम सभी फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्या, साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम में हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। अब आपको ये देखना है कि साइज किस तरीके से है। साइज देखो हमारे पास क्या हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी साइज हो सकता है। दो ही टाइप के हमारे पास साइज होंगे, स्मॉल या फिर हमारे पास क्या होंगे, लार्ज। स्मॉल कब होते थे, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, स्मॉल होता था, तो साइज भी क्या होते थे, स्मॉल होते थे। साइज स्मॉल होने का मीन्स क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के साथ टाइटली क्या है, बाउंड है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है तो उसको रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। और अगर रिमूव करना डिफ़िकल्ट है तो उसको हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन्स जब साइज स्मॉल होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लार्ज होती है। क्या होती है हमारे पास, लार्ज होती है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि साइज हमारे पास कैसा है, स्मॉल है। तो स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन क्या होगी, गुड होगी। अट्रैक्शन क्या है, गुड है। इट मीन्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली क्या है, हमारे पास बाउंड है। टाइटली क्या है, बाउंड है। बाउंड है तो मीन्स क्या है, एनर्जी दे रहे हैं, तो इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। अगर साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। ओके, समझ आई बात सभी को। देन अगर साइज क्या है, लार्ज है, तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, लार्ज साइज होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन हमारे पास कैसी होगी, वीक होगी।
ठीक है। अट्रैक्शन क्या होगी, वीक है, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है। देखो ये एटम है, इतना बड़ा साइज है हमारे पास किसी एटम का, तो साइज लार्ज होने से रेडियस क्या हो रही है, लार्ज, इट मीन्स अट्रैक्शन क्या हो रही है वहाँ पे, वीक हो रही है। अट्रैक्शन वीक होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही लेस, बहुत ही लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड होगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा। एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम, इट मीन्स लार्ज साइज होने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लो। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ रही है बात सभी को कि अगर साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी और रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल होगा, तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन्स वहाँ वैल्यू हाई आएगी। और अगर साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, बॉन्डिंग बहुत वीक होगी और ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत क्या हो जाएगा, ईजी। इसलिए वहाँ पे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लो हो जाएगी। ओके, तो स्मॉल साइज में आयनाइजेशन हाई होती है और लार्ज साइज में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। स्मॉल साइज में हाई मिलेगी और लार्ज साइज में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास लो होगी। देन है हमारे पास क्या, चार्ज। मिलेगी, हाई मिलेगी या फिर लो मिलेगी। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस पे चार्ज देख रहे हैं आपने किस तरीके का है। अगर न्यूक्लियस पे बहुत ज़्यादा हाई चार्ज है और वो भी पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है, तो पॉजिटिव में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। रिमूव होने का मतलब क्या है हमारे पास कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो चुका है, लेस हो गया है। डिस्टेंस अगर लेस है तो हमारे पास अट्रैक्शन क्या होगी, गुड होगी। और अट्रैक्शन अगर फिर से गुड है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बाउंड होगा किससे, न्यूक्लियस से, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हमारे पास हाई देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। समझ आई बात, क्योंकि देखो आपको पता है, एक फॉर्मूला पता होगा, फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज मिलता है इन दोनों का क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है और इन्वर्स होता है किसके, वो रेडियस के स्क्वायर के। यही है हमारे पास। तो देखो क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज है, तो चार्ज अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई, ज़्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हमें कम देनी, सॉरी एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, और तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ओके, समझ आई बात सभी को। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी और एनर्जी उतनी ही क्या मिलेगी, हमारे पास हाई मिलेगी। देन है हमारे पास क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हो क्या, शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हो। स्क्रीनिंग इफेक्ट तरीके से हमारे पास शेल्फ है, इसमें एक इनर इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से और एक ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। हम चार्ज निकालते हैं न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बट इसके अंदर ये नंबर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को, या फिर आप कह सकते हैं इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, ये शील्ड कर रहा है। शील्ड कर रहा है तो न्यूक्लियस वो चार्ज फील नहीं करेगा जो उसको करना चाहिए था। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, हमारे पास लो मिलेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आएगा, हमारे पास लो। ये आपको मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि जेड क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड माइनस एस, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज शील्डिंग कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, लो हो जाएगी, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्क्रीनिंग की वैल्यू क्या आ रही है, हाई। अगर स्क्रीनिंग हाई है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लो। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर लो है तो साइज क्या होगा, स्मॉल। और साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, गुड। मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली क्या होगा, बाउंड, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट। इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ये सब फैक्टर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एटॉमिक रेडियाई में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई मिलता है, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे हमारे पास हाई होगा, सॉरी
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे, ठीक है, मैंने जो आपको बताया वो सही बताया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास लो होगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमारे पास देखो हाई आती थी तो साइज क्या होता है, स्मॉल, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हाई। बट अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लो आ रही है, तो इट मीन्स क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या है, वीक है, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा हमारे लिए ईजी। इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक्चुअल चार्ज क्या नहीं होता है, फील नहीं होता है। एक्चुअल चार्ज क्या नहीं होगा हमारे पास, लेस होगा। एक्चुअल चार्ज क्या होगा, लेस है। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जेड स्टार की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास लो हो जाएगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो है, अगर तो हाई होता है तो साइज क्या होता है, स्मॉल। बट अगर लो है, लो तो होगा ही क्योंकि इन दोनों के इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है, लार्ज मिल रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, लो। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो है तो हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन मिलेगी वो वीक मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लो है, डिक्रीज हो, तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन है हमारे पास क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट। कि पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, के अंदर पेनिट्रेशन ऑर्डर बताया था कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है एस के पास, देन होती है पी के पास, देन होती है डी के पास, और देन होती है एफ के पास। क्योंकि एस के अंदर हमारे पास आपको पता ही है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इट मीन्स ये इनके न्यूक्लियस और एस के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही कम होगा, स्मॉल होता है। जैसे जैसे हम एस से पी में जाएंगे तो नंबर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो फिर से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास हाई होता चला जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास अट्रैक्शन वीक मीन्स पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। डी में और भी 10 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो जाती है तो और भी वीक, और एफ में और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हमारे पास वीक हो जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर है तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा, देन पी के लिए, देन डी के लिए, और देन हमारे पास किसके लिए मिलेंगे, एफ के लिए। इट मीन्स पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि एफ न्यूक्लियस के क्या है, बिल्कुल पास। तो यू नो जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एस शेल है, ये पी है, ये डी है, और ये एफ है। तो ये इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है। इट मीन्स साइज भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या हमें देनी पड़ेगी, ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन क्या है, हाई है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हाई। इट मीन्स एस के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। देन हमारे पास पी में आएगी, फिर डी में आएगी, और देन हमारे पास एफ में आएगी। रीजन ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम ही है। एस में हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की में, तो रिमूव करना डिफिकल्ट, तो एनर्जी हाई। इसमें नंबर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फिर सबसे लो इसमें और सबसे लो हमारे पास किसमें होगी, एफ के अंदर होगी हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास है क्या, पेनिट्रेशन। देन है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कह सकते हो, या फिर इनकी अरेंजमेंट कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, आपको पता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड, फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती हैं, ऑलवेज स्टेबल होती हैं। ये कैसी कन्फिगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, कैसी हैं, स्टेबल है। अगर हमारे पास देखो कोई भी एटम, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, तो उसकी जो कन्फिगरेशन आएगी, जो उसकी अरेंजमेंट आएगी, वो कैसी आएगी, स्टेबल आएगी।
स्टेबल का मीन्स क्या है, आपकी जो उसकी अरेंजमेंट है वो एक सिस्टमेटिक वे में है, और अगर कोई सिमेट्री के अंदर है हमारे पास तो उसमें से किसी भी चीज़ को रिमूव करना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुलफिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है तो स्टेबल कन्फिगरेशन मिल रही है, और स्टेबल कन्फिगरेशन मिलने की वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन को हमारे पास रिमूव करना क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगी। तो उसके लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हाई देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। ठीक है, समझ आई बात सभी को। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो नाइट्रोजन नोबल गैसेस फैमिली, जैसे कि ये नोबल गैस फैमिली है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ओके, हम नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन करते हैं तो इसकी कन्फिगरेशन बनती है 2s2 2p3। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रही हूँ मैं। इसी तरह फॉस्फोरस की बनती है 3s2 3p3। बेरिलियम की बनती है 1s2 2s2, यानी इसकी वैलेंस कन्फिगरेशन है 2s2। और मैग्नीशियम की है हमारे पास 3s2। और नोबल गैसेस आपको पता है इनकी कन्फिगरेशन क्या होती है, हीलियम की होती है ns2, ठीक है, मीन्स 2s2, इसके बाद 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, इसी तरह इसकी मतलब इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। हीलियम में 2 होते हैं। आपको पता ही है हर एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट, या फिर हीलियम और हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट पूरा करते हैं, बाकी सभी क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट। तो हीलियम में ऑलरेडी 2 हैं, तो ना तो इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ज़रूरत है, ना लॉस करने की ज़रूरत है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल फॉर्म में है। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंस शेल में भी कितने मिल रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इट मीन्स इनकी कन्फिगरेशन भी कैसी है, स्टेबल आ रही है। तो स्टेबल है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करना हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। देखो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होगी। हमें बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। तो नोबल गैसेस फैमिली के जितने भी ये मेंबर हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। एक्सेप्ट ऑफ दिस, जो हाफ फील्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पास स्टेबल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में देखो 2p3 है, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, इसमें कितने मिल रहे हैं, 3, इसी तरह इसमें भी कितने मिल रहे हैं, 3, यानी कि ये हाफ है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। इसी तरह देखो बेरिलियम है, बेरिलियम में वैलेंस है 2s2, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, इसके पास कितने हैं, 2 हैं, तो ये स्टेबल है ऑलरेडी। इसी तरह मैग्नीशियम की है 3s2, s में फिर से 2 होते हैं तो इसके पास भी 2 हैं, तो ये सब क्या है, स्टेबल है। इनकी कन्फिगरेशन या तो फुलफिल्ड है या फिर हाई फील्ड हाफ फील्ड है। तो इनमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, ये डिफिकल्ट होगा, तो उसके लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हाई। तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या मिलती है, हाई मिलती है। तो ये सब फैक्टर्स थे जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। फर्स्ट था साइज ऑफ एटम, जितना स्मॉल साइज आयनाइजेशन एनर्जी उतनी लार्ज, जितना हाई चार्ज। सेकंड था चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जितना हाई चार्ज उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई। थर्ड था स्क्रीनिंग फैक्ट, जितना हमारे पास हाई स्क्रीनिंग फैक्ट होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लो। और पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा मिलेगा, फॉर एग्जांपल एस का सबसे ज़्यादा था तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल हाई थी, और एफ के लिए बिल्कुल लो। और जितनी स्टेबल और फुलफिल्ड कन्फिगरेशन होगी हाफ फील्ड, उतनी ही हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो ये सब फैक्टर्स थे जिन पे आयनाइजेशन क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी वेरिएशन करेंगे कि अलोंग द पीरियड और ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इनकी किस तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। तो इतना सभी आप पढ़ लेना, किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लेना, और अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।